सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेस्ट पर। मेरा नाम है गगन। इस वक्त बड़ा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट सा हो रहा है। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का जैसे प्रोटेस्ट देखा, ये जब पिछली बार दोस्तों एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, तब हम गए थे, तब ऐसे ही हुआ था उस वक्त, क्योंकि कोई मार्च वगैरह का कोई डिसीजन नहीं था, तो इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ। लेकिन अब जब कॉकरोच जनता पार्टी का 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ और कल से वीडियोज ही वीडियोज हो रही है, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार वो देखना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ ऐसे नहीं देखते कि सिर्फ नीट वालों का प्रोटेस्ट था। हाँ ठीक है, पॉइंट ठीक है कि नीट से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर आप एसएससी का देखो, एसएससी का तो कितने सारे कांड हुए हैं। स्टार्टिंग विद पहली बार जब 2017 में ऑनलाइन पेपर हुआ, उसी साल कांड हो गया था। रेलवे का पता ही नहीं चलता है भैया, भगवान की दुआ से अभी तक तो फिलहाल दोस्तों रेलवे का काम हिसाब किताब ठीक चल रहा है। आगे का बस पता नहीं अब, है ना। भगवान ना करे टचवुड ऐसा कुछ हो। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है यार, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से यार बहुत ही बुरा लगा मुझे। और मतलब कह रहे हैं कि उसमें हिंसक एलिमेंट्स भी थे, होंगे। देखो, भीड़ में भीड़ का चेहरा नहीं होता, भीड़ के हिंसक एलिमेंट्स होते हैं। बट जो निहत्थे लोग थे यार, जैसे कुछ वीडियोज आ रही हैं, वो बैठे हुए हैं ऐसे, उनको भी मार रहे हैं। तो एनीवे, भगवान देखता है, मतलब आई बिलीव इसमें। आइए, एनीवे, कल दोस्तों की बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर किए थे, दो बड़े बड़े। फीफा वर्ल्ड कप किया था हमने, और दूसरा हमने किया था दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड्स। आई होप जिसने नहीं देखी क्लास, वो दोस्तों आप क्लास को उसको जरूर देखें। बाकी आज शुरू करते हैं फटाफट नए करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों, गगन सर रेलवे टेलीग्राम चैनल पर आपको पिछली क्लास की, फीफा वर्ल्ड कप की, नेशनल फिल्म अवार्ड की, इसकी सभी की आपको पीडीएफ पीपीटीज मिल जाएंगे। आई, पहला सवाल, पहला करंट अफेयर माफ कीजिए। तो दोस्तों आज 22 तारीख हो गई है, कल यानी कि 23 जुलाई से दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो रही हैं। हाँ जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। पहले समझो सर, कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है। जिन जिन देशों के ऊपर गोरों ने राज किया था, जहां जहां पर ब्रिटिश हुकूमत आई थी, जहां जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी, वो सभी देश मिलकर एक टूर्नामेंट खेलते हैं, जिसका नाम रख दिया दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स। तो दोस्तों इस बार की बात करें 2026 में 23rd एडिशन, 23वां एडिशन दोस्तों कॉमनवेल्थ खेलों का खेला जा रहा है। कहां पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। स्कॉटलैंड देश है दोस्तों, स्कॉटलैंड में शहर है दोस्तों, शहर का नाम है ग्लासगो। यहां पर दोस्तों ये खेला जा रहा है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत ने 120 मेंबर्स की टीम भेजी है, 120 मेंबर्स भेजे हैं। अच्छा, बाय द वे, एक पर मैं आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लासगो से पहले कहां होने वाला था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स को कराने में ज्यादा देश इंटरेस्टेड नहीं रहते। उसका एग्जांपल मैं बता दूं, 2026 में है ना, 2024 तक इस खेल को करवा रहा था विक्टोरिया। विक्टोरिया कहां पर है? विक्टोरिया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन पिछले साल ही 2025 में डिसाइड हुआ कि, मतलब विक्टोरिया ने मना कर दिया। डिसाइड क्या हुआ? विक्टोरिया ने बोल दिया मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि ये खेल ऐसे हैं, बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है और इसमें बड़े एथलीट्स भी नहीं आते। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अमेरिका नहीं खेलता इसके अंदर, चाइना नहीं खेलता इसके अंदर, सोचो। अब ऐसा कोई देश, ऐसा कोई टूर्नामेंट है जिस, अब क्योंकि आप ओलंपिक्स खोलो, पैरालंपिक्स खोलो, अमेरिका और चाइना ही है बड़े बड़े। हमारे हैं, लेकिन हमारे में आपको पता है यार, हम एशियन गेम्स में बहुत मेडल लेके आते हैं, हम कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत मेडल लेके आते हैं, लेकिन कंट्रीज इसको करवाना नहीं चाहती। इसीलिए अब दोस्तों अगला 24वां कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होगा, पता है आपको, 24th अहमदाबाद। सोचो, उसके लिए सिर्फ दो देशों ने आपस में लड़ाई करी, लड़ाई भी करी, दो देशों में वोटिंग हुई, एक इंडिया में, एक इथियोपिया में, बस। तो इंडिया जीत गया इथियोपिया से। अब इथियोपिया से तो बेटर ही है। तो एनीवे, लेकिन पढ़ाई है तो 120 मेंबर्स भेज रहे हैं हम दोस्तों। तो 23वां एडिशन कॉमनवेल्थ गेम्स का ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरुआत होगी जुलाई 23 से अगस्त 2 तक। 11 दिन तक ये चलेगा। 74 देश से लोग आएंगे दोस्तों, 74 देशों के लोग आएंगे, और 10 इवेंट होंगे इसमें। साथ ही साथ 6 इवेंट होंगे डिसेबल्ड एथलीट्स के। अब जैसे ओलंपिक्स बहुत बड़ा होता है, ओलंपिक्स के बाद पूरा वो पैरालंपिक्स करवाते हैं जो डिसेबल्ड एथलीट्स का, एशियन गेम्स, फिर पैरा एशियन गेम्स डिसेबल्ड एथलीट्स का, ये एक ही होगा। इन्होंने बोला कि 10 खेल हमारे नॉर्मल एथलीट्स के हैं, 6 खेल हमारे डिसेबल एथलीट्स के हैं। सर याद करने नहीं, लेकर आया हूं वैसे। 3x3 बास्केटबॉल, मतलब कि 3 एक जगह, 3 एक जगह। फिर ये रहा दोस्तों पहला 3x3 बास्केटबॉल व्हील चेयर पर। फिर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होगी, एथलेटिक्स होगी, फिर पैरा एथलेटिक्स होगी, फिर बाउल्स है, फिर दोस्तों पैरा बाउल्स हो गया, फिर बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, नेटबॉल हो गया, स्विमिंग हो गया, फिर पैरा स्विमिंग हो गया, फिर ट्रैक साइकिलिंग हो गया, फिर पैरा ट्रैक साइकिलिंग हो गया, फिर वेट लिफ्टिंग हो गया, और फिर पैरा वेट लिफ्टिंग हो गया। तो इसमें
10 स्पोर्ट हैं जो नॉर्मल खिलाड़ी खेलेंगे और 6 स्पोर्ट हैं जो पैरा खिलाड़ी खेलेंगे। तो इन चीजों का भी हम रखेंगे दोस्तों खास ध्यान। बस ध्यान रखना 16 खेल हैं, 16 खेल, 74 देश, इंडिया 120 मेंबर्स को भेज रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट सवाल जनरली बनते होते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी झंडा लेके कौन चलेगा, लेकिन इस बार झंडे के साथ बैटन भी है। बैटन आप मान लीजिए जो जिसपे इंडिया का नाम लिखा होगा वो होगा बैटन। तो मीराबाई चानू जो दोस्तों हमारी बॉक्सर हैं दोस्तों, असम नहीं मणिपुर से आई थी मीराबाई चानू। एक बार चेक कर लें हम, एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, मीराबाई चानू फ्रॉम मणिपुर, बिल्कुल ठीक है सर, कैसी बात कर दी है। फ्रॉम 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 काकचिंग, हाँ मणिपुर में ही तो है काकचिंग। और लवलीना, लवलीना पता नहीं कहां से है, लवलीना बोरगोहाइन असम से। चलिए बहुत बेहतरीन। तो लवलीना बोरगोहाइन जो कि दोस्तों असम से बिलोंग करती हैं, और मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं। अच्छा पता होना चाहिए आपको, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग करती है, लवलीना बोरगोहाइन दोस्तों बॉक्सिंग करती है। वो इस साल की झंडा और बैटन पकड़ने वाली हैं। मतलब जो मीराबाई चानू होगी वो झंडा लेकर चलेगी, और जो लवलीना होगी वो हाथ में बैटन लेकर चढ़ेगी। तो अब अगर कल आप अगर देखें इसकी ओपनिंग सेरेमनी तो आपको पता लग जाएगा। तो असम मणिपुर की मीराबाई चानू, एम फॉर मीराबाई, एम फॉर मणिपुर, तो दोस्तों वहां की वेट लिफ्टर हैं, वो दोस्तों झंडा पकड़ के चलेंगी। और असम की बॉक्सर लवलीना वो दोस्तों बैटन पकड़ के चलेंगी। ध्यान रखेंगे इस चीज का। फिर मैस्कॉट है इसका फिनी, जो कि एक यूनिकॉर्न है। जल्दबाजी में बनाया है, बच्चे ने बनाया है, किसी ने, सच में बच्चे ने बनाया है। तो ये है फिनी दोस्तों, यहाँ का शुभंकर है। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। बाकी जब कॉमनवेल्थ शुरू होगा तो उस पर सवाल बनेंगे, भारत का पहला मेडल, भारत का पहला गोल्ड मेडल, ऐसे सवाल काफी सारे बनेंगे। और इस बार इंडिया मतलब पहली बार मैं बताऊं टक्कर देगा 100 मीटर में, क्योंकि दोस्तों इंडिया की तरफ से इस बार गुरिंदर वीर सिंह भी हैं, जो कि दोस्तों फास्टेस्ट 100 मीटर इंडिया में आ चुका है 10.09 सेकंड। और साथ ही साथ हमने जो कल परसों पढ़ा था अनिमेश कुजूर, तो इस बार चांस है कि इंडिया 100 मीटर में मेडल लेकर आए, जो बहुत बड़ी बात होगी। तो लेट्स होप। इंडिया के लिए एक बार लाइक बन सकता है, मेरे कहने पे वैसे तो करते नहीं। इंडिया के लिए एक लाइक। चलिए नेक्स्ट। थोड़े टाइम पहले दोस्तों इसको अप्रूवल मिल गया था कि हाँ टेस्टिंग वगैरह कर लीजिए, जो भारत का जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है, कि हाँ टेस्टिंग कर लो। तो जापान की एक कंपनी है टकेडा, उन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम है क्यूडेंगा। वो बाहर के देशों में चल रही थी, तो इंडिया में अब लेकर आए थे। तो कोई भी दवाई लेकर आते हैं तो उसकी पहले हर देश में टेस्टिंग होती है अपने हिसाब से। तो टकेडा को अब मंजूरी दे दी है। तो टकेडा का क्यूडेंगा भारत का पहला स्वीकृत डेंगू वैक्सीन बन गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। इंडिया में डेंगू की बीमारी से दोस्तों लोग मरते हैं, मच्छर काटता है। डेंगू की बीमारी का प्रॉब्लम क्या है, उसका इलाज कुछ नहीं है। हाँ सुनने में लोग कह देते हैं जी प्लेटलेट कम हो गए तो कीवी खा लो, वो प्लेटलेट कम होने पर खा लो, डेंगू का इलाज कोई नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कोरोना वायरस का क्या इलाज था, कुछ भी नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाने को दी जा रही थी, वही चीज है। तो जब डेंगू मलेरिया भगवान ना करे टचवुड किसी को हो, क्या कहा जाता है, बकरी का दूध पी लो, और कच्चे पपीते के छिलके खा लो, उबाल के पी लो, कैसे कैसी चीजें। तो कुछ इलाज ही नहीं है, क्योंकि वो वायरस है, वो अपने टाइम पे जाएगा, उससे मौतें भी होती हैं। अब इंडिया में बहुत बेहतरीन चीज होगी, वैक्सीन बन गई। तो भारत ने डेंगू के अपने पहले टीके के उपयोग के लिए प्राधिकरण प्रदान किया है, यानी कि दोस्तों ऑथराइजेशन डन कर दिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने टकेडा बायोफार्मास्यूटिकल द्वारा क्यूडेंगा को अपनी मंजूरी दे दी है, जो लोगों को सभी 4 डेंगू वायरस उपभेदों से बचाती है। अब ऐसा नहीं है ना कि डेंगू एक ही मच्छर से होता है, 3-4 तरह के वायरस होते, मच्छर वही है लेकिन उसके अंदर अलग अलग वायरस हैं। तो डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, ये 3-4 तरह के वायरस है। तो ये अप्रूवल अब क्यूडेंगा को बना देता है दोस्तों कि अगर आप 4 से लेकर 60 साल के बीच में हैं तो आप इस टीके को लगवा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको अगर टीका, अगर आप मच्छर काटता है तो आपको डेंगू नहीं होगा। अगर आप ऐसी किसी जगह पर रहते हैं, आपको पता है कि मैं जितना मर्जी अपनी कोशिश कर लूं लेकिन पड़ोसियों को थोड़ी बोल सकता हूं मैं, तो टीका लगवा लें, बहुत बेहतरीन है। इसको दुनिया भर में टाक 003 भी कहा जाता है, TAK 003। तो टकेडा के डेंगू टीके को भारत और जापान दोनों में वैश्विक रूप से क्यूडेंगा ब्रांड से जाना जाता है। इसे इसके विकास नेम, कोड नेम टाक 003 से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टकेडा नाम की कंपनी है, ये कहां की है, ये जापान की है, और इन्होंने भारत की पहली क्यूडेंगा नाम की वैक्सीन को दोस्तों बना दिया है, जो कि
डेंगू के मच्छर के लिए वैक्सीन होने वाली, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आई, तो एक बहुत पुरानी स्कीम है वैसे, ये वही बात है, अब सरकारी स्कीम है दोस्तों, पेपर में ना किसी भी तरह से आ सकती है ना, एग्जाम में हमने देखा है गवर्नमेंट स्कीम ऐसा नहीं है कि अभी वाली है, गवर्नमेंट स्कीम कभी की भी आ सकती है ना। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने पहले की एक स्कीम निकाली हुई है परिवर्तन, अब उसको बस दिल्ली सरकार लागू कर रही है। अब मैंने कहा इसी बहाने आपको परिवर्तन स्कीम के बारे में बता दो। तो अब ये स्कीम है जैसे कि जो कमर्शियल व्हीकल्स है, कमर्शियल मतलब कि पीली नंबर प्लेट वाली, पीली नंबर प्लेट में चाहे टैक्सी हो, चाहे वो छोटा हाथी जो होता है वो हो, चाहे वो बुलेरो जो होता है वो हो, चाहे मिनी ट्रक हो, वो सभी जितने भी दोस्तों होंगी उन सभी को रिप्लेस करने के लिए दोस्तों स्कीम है। और अगर आप इनके तहत जाके रिप्लेस करते हैं तो आप जब नई गाड़ी लेंगे तो आपको उसमें कुछ बचत मिलेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप आपका पास छोटा हाथी है, उसको आप रिप्लेस कर देते हैं 10-15 साल से पुराने जो BS6 नहीं है, ठीक है, उसको आप रिप्लेस कर देते हैं, इनके पास दे देते हैं, तो आप जब नया खरीदेंगे ना वो, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सोचिए, अब टैक्स आपको पता है इंडिया में कितना भारी है, कमर्शियल व्हीकल्स पे तो और भी ज्यादा है, क्योंकि मतलब 18 लाख रुपए की गाड़ी है, 2 लाख रुपए टैक्स है, कमर्शियल में तो और भी ज्यादा। तो वो है, तो दिल्ली सरकार ने पुराने वाणिज्यिक वाहनों को BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए परिवर्तन योजना शुरू की कि आप अब डीजल छोड़ो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पकड़ो, BS6। दिल्ली सरकार ने परिवर्तन योजना के रोल आउट के लिए मंजूरी दी है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। ये BS4 जो कमर्शियल वाहन है उसके साथ साथ पुराने वाहनों को BS6 या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए तैयार है, जिससे भारत के, क्योंकि इस एरिया में आपको पता है सर्दियां आते ही, अभी क्या महीना चल रहा है, जुलाई, अक्टूबर से खबरें शुरू हो जाएंगी, दिल्ली में ये, दिल्ली में रहने का मतलब एक दिन में आप 40 सिगरेट फूक रहे हो, मेरे तो घर वाले रहते हैं वहां पर, वो आते हैं वो तो रह नहीं पाते, मेरे को तो एयर प्यूरीफायर लेना पड़ गया, एयर प्यूरीफायर खराब हो गया, इतनी सारी ये देखिए, इतना सारा सुनने होंगे, हमेशा सुनोगे, सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कोई कितने साल से। तो इन्होंने अब बोला कि चलो इसके तहत शुरू करते हैं। अब कहते जो व्यक्ति अपने योग्य BS4 या पुराने हल्के माल वाहन का निपटान करते हैं और नई इलेक्ट्रिक LGV खरीदते हैं तो उन्हें क्या फायदा होगा। छोटी, जैसे मैंने बोला, आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं खरीदनी, अरे बाप रे, आपको टैक्स नहीं भरना 1 दशक तक, अरे बाप रे, अगर आप लोन लेंगे 5% तक आपको मदद मिल जाएगी, अरे बाप रे, आपको कुछ उस पर इक्विपमेंट लगवाना है 8% का उसमें, अरे बाप रे, और एक टाइम का तेल भरने का वाउचर। मतलब काफी ज्यादा फायदे हैं इस स्कीम के तहत, परिवहन स्कीम के तहत। तो इसके तहत आप डिस्पोज करना पड़ता है बेसिकली, आपको क्या कहते हैं उसको, वो ट्रैश, क्रैश, स्क्रैप, स्क्रैप करनी पड़ती है वो गाड़ी। तो अभी इंडिया में देखिए वो टेक्नोलॉजी तो आई नहीं, और आई भी तो मानेंगे नहीं लोग। जैसे फॉरेन कंट्रीज में लोगों ने अपने पुराने जो डीजल के इंजन थे उनको बदलकर इलेक्ट्रिक में करना शुरू कर दिया कि मेरी गाड़ी, यार गाड़ी से यार एक लोगों के लिए ना, सिर्फ इसमें गरीब आदमी अमीर आदमी की बात नहीं, गाड़ी एक लोगों का ना प्यार होता है। मतलब मैं अपने लिए कह सकता हूँ, मेरे लिए गाड़ी बहुत बड़ी चीज है गाड़ी। अब गाड़ी को हल्का सा यूं कोई खरोंच भी लग जाए ना, सोचता रहता हूँ यार ये क्या होगा, इसे कैसे ठीक करवाऊं। तो इंडिया में इन्होंने मजाक ही बना दिया है। अब NCR वाले एरिया की अगर बात करें, 15 साल से पुरानी पेट्रोल नहीं यूज कर सकते, 10 साल से पुरानी आप डीजल नहीं इस्तेमाल कर सकते, पॉल्यूशन की वजह से सारा कुछ। सिर्फ गाड़ी तो थोड़ी पॉल्यूशन हो रहा है, जापान जैसे शहरों देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, वहां पर तो हमसे भी ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल। इंडिया में ज्यादा ऑटोमोबाइल थोड़ी है, बड़े ऑटोमोबाइल। हाँ, हमारे पास 2 व्हीलर बहुत है, हमारे पास अमेरिका से ज्यादा थोड़ी है हमारे पास 4 व्हीलर। ट्रक कितने हैं वहां पर। वही बात है यार, अब सिर्फ गाड़ियों के पीछे नकेल कस के कुछ नहीं होगा। तो मेरे लिए बड़ी वो बात होती है कि अगर सोचो आपके पिताजी या उनके या फिर उनके दादाजी की 40 साल पुरानी गाड़ी अब स्क्रैप करनी पड़े। पुरानी गाड़ी होती थी एम्बेसडर, कंटेसा, सोचिए उसमें इलेक्ट्रिक लग जाए, क्या बात बन जाए। मतलब वही है, जिसको गाड़ियों की समझ है, जिसको गाड़ियों से प्यार है, समझ की बात भी नहीं, सॉरी, जिसको गाड़ी से प्यार है, वो वाली बात है। एनीवे, नेक्स्ट। लो भैया, थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा था कि एंडी बर्नहैम बन सकते हैं यूके के 7वें प्रधानमंत्री 1 दशक के अंदर। तो दोस्तों बन चुके हैं। आइए, तो किंग चार्ल्स 3 द्वारा शपथ लेने के बाद, अब जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री बनते हैं राष्ट्रपति से शपथ लेके, यूके में राजा शपथ देता है, या फिर रानी, जो भी उस वक्त, इस वक्त राजा है। तो किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा शपथ लेने के बाद एंडी यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने कीर स्टारमर की जगह ली है, जिन्होंने लेबर पार्टी के भीतर राजनेताओं के दबाव में पद से इस्तीफा दिया था। ये कौन सी पार्टी से? ये है कीर स्टारमर।
ये हैं कीर स्टारमर और ये हैं एंडी, दोनों लेबर पार्टी से ही हैं। तो बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही खस्ता हालत में इस वक्त दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की पॉलिटिक्स, क्योंकि 10 साल में अगर आपके 7 प्रधानमंत्री बदल जाएं, बहुत बुरी हालत होगी। ध्यान रखेंगे इनके उप प्रधानमंत्री भी हैं जिनका नाम है डेविड लेमी। राजधानी सभी को पता है इनकी लंदन, करेंसी सभी को पता है इनकी पाउंड। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का। नेक्स्ट, एक छोटी सी स्कीम है, एक लाइन का बस। कर्नाटक ने दोस्तों 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है। इनकी स्कीम का नाम है गृह ज्योति स्कीम। आजकल पेपर्स में सवाल आ रहे हैं, रैंडम किसी भी स्टेट का पूछ लेंगे। अब आप क्योंकि जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत मुश्किल रहती है क्योंकि ये किसी भी स्टेट की स्कीम पूछ सकते हैं। तो हमें नहीं पता हम कौन सी स्कीम करें, कौन सी छोड़ें। तो अपनी तरफ से ज्यादा स्कीम्स हम करेंगे। अगर आप किसी स्टेट की तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूपी की तैयारी करते हैं, तो शायद मैं आपको बोलता छोड़ दो, इसको कोई जरूरत नहीं है करने की, यूपी पर फोकस करो। बट आप सेंटर के पेपर भी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट रह जाएगा। ध्यान रखेंगे, कर्नाटक 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देतेगा। किस स्कीम के तहत? गृह ज्योति स्कीम के तहत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो जवाब हो जाता है सिद्धारमैया। ये जो सामने इनकी फोटो मैंने गलत लगाई है, ये है सिद्धारमैया। तो दोस्तों सिद्धारमैया अब मुख्यमंत्री नहीं है, अब इनकी जगह नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं डीके शिव कुमार। तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक के बारे में बात। नेक्स्ट, लो भैया, नीति आयोग आजकल इंडेक्स बहुत निकालने लगा है। तो एक नया इंडेक्स निकाला है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, यानी कि निवेश मित्रता सूचकांक। मतलब कि अगर मैं मान लीजिए बिजनेसमैन हूं और मैं किसी स्टेट या यूटी में जाकर मैं व्यापार करना चाहता हूं, तो मुझे कितनी आसानी होगी। अब मुझे कहीं जाना है तो मुझे वहां जमीन लेनी पड़ेगी, जमीन मैं खरीदूंगा या फिर लीज पे लूंगा, वहां के कैसे रूल्स हैं। फिर उसके बाद जो मेरे को फैक्ट्री बनानी है उसका मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसका मुझे एनओसी लेना पड़ेगा, एनवायरमेंट का क्लियरेंस मुझे लेना पड़ेगा। अगर मुझे फंडिंग उठानी है वो कहां से लेनी पड़ेगी, अगर मुझे उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए वो कहां से मिलेंगे। तो ऐसे कुल 8 पैरामीटर्स दोस्तों इसके अंदर रखे हैं कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। तो भारत में गुजरात सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली यानी कि निवेश करने के लिए सबसे अच्छा स्टेट है। तो नीति आयोग ने घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने, सुविधा प्रदान करने और बनाए रखने में भारतीय राज्यों और यूटी की तत्परता का बेंचमार्क आकलन करने के लिए पहला निवेश मित्रता सूचकांक लॉन्च किया है। यह सूचकांक प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कंपटीशन भी बढ़े आपस में तुम्हारे कि यार गुजरात से अच्छा मैं पंजाब बनाऊंगा, यार मैं पंजाब से अच्छा हरियाणा करूंगा, हरियाणा से अच्छा मैं यूपी करूंगा, और ताकि हर स्टेट एक से आगे आने की कोशिश करे और इससे क्या होगा, देश ही बेहतर होगा। तो 8 पिलर्स हैं, याद नहीं करने। इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचा कैसे बनेगा, बिजनेस क्लाइमेट वहां पर कैसा है, व्यापार का सीन अच्छा भी है, लोग खुश भी हैं कि नहीं, रिसोर्सेज कहां से मुझे मिल सकते हैं, काम करने वाले लोग, मजदूर लोग, वहां की सरकार की पॉलिसी कैसी है, वहां के रूल्स और रेगुलेशंस कैसे हैं, एनवायरमेंट वहां का कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ उस स्टेट की कैसी है, और एनवायरमेंट के लिए सटीक है कि नहीं। याद नहीं करने, तो ध्यान रखिए 8 पैरामीटर्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 कैटेगरी में दोस्तों स्टेट्स को बांट दिया। एक है बड़ी स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। एक है पहाड़ी राज्य और नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, मणिपुर। और तीसरे नंबर पर आते हैं यूनियन टेरिटरी। तो 3 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। इन्होंने फिर इसको क्या किया, 4 तरह का बताया इन्होंने कि टॉप परफॉर्मर, फ्रंट रनर, इमर्जिंग, ऐसे कि नंबर के हिसाब से कि 50 से अगर ऊपर है तो आप टॉप परफॉर्मर है, 45 से 50 में आप फ्रंट रनर है, 40 से 50 में आप उभरते हुए हैं, 40 से कम में आप एस्पायरिंग है, आप में है नहीं कुछ, आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये देखिए, बड़ी स्टेट्स में 17 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज में 7 है, और पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट में 12 है। अब ये देखो, तो बड़ी स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने है, गुजरात ने दोस्तों टॉप किया है। तो हमने पढ़ ही चुके हैं हम, सर गुजरात ने टॉप किया है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर उड़ीसा। फिर ये सभी दोस्तों हमारी स्टेट्स हो जाती हैं। और सबसे नीचे में बात करूं दोस्तों, 17 नंबर पर है बिहार, 16 झारखंड, 15 बंगाल, 14 पंजाब और 13 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे, जो बड़े राज्य हैं, 17 राज्य हैं, उनमें से टॉप किया है दोस्तों गुजरात ने। बात करें अगर हम पहाड़ी राज्यों की, तो पहाड़ी राज्यों में दोस्तों टॉप किया है, दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हैं, उत्तराखंड ने टॉप किया है। और पहाड़ी राज्यों में और नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में सबसे नीचे रहा है दोस्तों लद्दाख।
लद्दाख को लोग अभी तक घूमने के लिए ही देखते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह तो कम ही होती है वहां पर, तो लद्दाख है। और तीसरा, यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो गोवा बोला सबसे बेहतरीन जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। वाह, सभी को पता होगा, है तो दिल्ली से ऊपर है गोवा। अच्छा, और सबसे नीचे देखिए यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो लक्षद्वीप हो जाती है सबसे नीचे। तो 50 से ऊपर नंबर है किसी के, इसमें लिखा है 50 से ऊपर है टॉप परफॉर्मर। तो गुजरात है टॉप 50 से ऊपर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा हरे रंग वाले। फिर पहाड़ी राज्यों में और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी 50 से ऊपर नहीं है, और गोवा। मतलब के टोटल भारत के कितने हैं, 17 और 12 29 और 7 36, भारत के 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ 5 ऐसी स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, सॉरी 5 स्टेट्स क्या, 5, गोवा भी तो स्टेट ही है। इसको ऐसे क्यों डाला इन्होंने, बट चलिए गोवा को इन्होंने यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ दिया, बट चलिए मैंने क्या लेना, तो इन्होंने जोड़ दिया, मर्जी इनकी। तो भैया भारत के 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 5 स्टेट्स हैं जिनके 50 से ऊपर हैं, और 40 से नीचे भी है कोई, 40 से कम तो नहीं है कोई, है क्यों नहीं है, 5 हैं ये पहाड़ी वाले, और 6-7। मजा आ रहा है। देखो इसमें 2-3 चीजें ही होती हैं, इसमें तो नीति आयोग में तो किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट का, टॉप किसने किया, बता दिया आपको। नेक्स्ट, शब्दलोक, भारत की पहला लैंग्वेज म्यूजियम का उद्घाटन किया दोस्तों अमित शाह ने कोलकाता में। दोस्तों भाषा का भी म्यूजियम बन गया है, मैं भी पढ़ रहा था, मैं कहा भाषा का म्यूजियम, पर चलिए। तो भैया शब्दलोक जिसका महत्व है शब्दों का संग्रहालय, शब्दलोक का मतलब है शब्दों का संग्रहालय, भारत का पहला भाषा संग्रहालय है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के परिसर में स्थापित किया गया है, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में बनाया गया है। शब्दलोक क्या, एक वन ऑफ द काइंड, मतलब कि ऐसा सा है जहां पर लोग आके भारत की लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ सकते हैं एआई के इस्तेमाल से, कि आपको बताएंगे कि कैसे भाषा बोलनी शुरू की गई थी। वो अब देखिए, आपने मूवी देखी होगी सभी ने, बाहुबली, उसमें कैसे बोलता है वो, ऐसे करता है कुछ, कोई तो भाषा होगी। तो वो सभी चीजों को कैसे किया है, और अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं, कह रहे मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ पता नहीं, इन्होंने लिखा है कि इससे आपको लैंग्वेज लर्न करने में आसानी होगी। सारा दिन थोड़ी मैं म्यूजियम में आके बैठूंगा, बट चलिए लिख दिया इन्होंने, हम पढ़ा देंगे। तो भैया कैसे बताता है कैसे 380 भाषाएं भारत भर में थी जो विकसित हुई। 2011 की जनगणना में भारत में 121 भाषाएं बोली जा रही थी, कुछ क्लासिकल थी, कुछ ऐतिहासिक थी, कुछ ऐसी थी जो खत्म हो गई। तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो भारत का पहला भाषा का म्यूजियम कहां पर, शब्दलोक नाम से नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता बंगाल में खोला गया है। नेक्स्ट, अच्छा बंगाल का करंट अफेयर करा दूं पहले, फिर आते हैं वापस यहां पर। बंगाल, हाँ, बंगाल में ही दोस्तों अमूल वाले अपना दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा दही का प्लांट लगाने वाले बंगाल में अमूल वाले दही का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाने वाले, अपना नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट। इसका उद्घाटन भी अमित शाह ने ऑनलाइन किया। ये दोस्तों बंगाल के नए मुख्यमंत्री आपको पता है शुभेंदु अधिकारी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का आधारशिला रखी दोस्तों, माफ कीजिए उद्घाटन नहीं किया, नींव पत्थर रखा है। अमूल ने पश्चिम बंगाल में एक एकीकृत डेयरी परियोजना का काम शुरू कर दिया है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी दही निर्माण सुविधा शामिल होगी। यह परियोजना हावड़ा जिले के संकरेल में हावड़ा फूड पार्क में स्थित है और कोलकाता के न्यू टाउन में बिस्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर में इसकी आधारशिला रखी गई। चलिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी हमको, बस ध्यान रखना कि कोलकाता के अंदर है। तो भैया यहां पर क्या होगा, इसको 700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ बनाया जाएगा। यहां पर डेली 30 लाख लीटर दूध को प्रोसेस किया जाएगा। दूध से ही दही बनता है क्योंकि, और उससे बोला कि हम इतना दूध दही बना देंगे, इतना दही बना देंगे, इतना दही बना देंगे कि क्या बताएं तुमको, कितना दही बना देंगे, उतना दही बना। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का। अमूल की बात करें तो 1946 में 14 दिसंबर को कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के नाम से उद्घाटन हुआ था। अमूल हमेशा से अमूल नहीं था, नाम उसका कायरा जिला के नाम से हुआ था, अभी भी जिला है कायरा। हेडक्वार्टर आनंद में है, ठीक है जी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और इसके फाउंडर का नाम है त्रिभुवनदास किशीभाई पटेल। तो वेरी 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 बढ़िया लग रही हो क्लास तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर दो यार, ऐसे मत करो यार, इतना प्यारा आपको भाई पढ़ा रहा है यार, है ना, ऐसे मत करो यार। आइए अगला।
तो बीजेपी के हरजीत ग्रेवाल बन चुके हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष, यानी कि नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन। सर ये क्या होता है? भारत में सिर्फ एक धर्म है मेजॉरिटी में, हिंदुइज्म, बाकी उसके बाद इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है, ज़ोरास्ट्रियन है, सभी आते हैं माइनॉरिटीज में। तो माइनॉरिटीज के अपने हक हैं, माइनॉरिटीज के अपने स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, काफी सारी चीजें। तो उस कमीशन के कि भैया माइनॉरिटीज के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, उनके हक को मारा जाता है, उनकी भलाई के लिए मिशन है, कमीशन है। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं हरजीत। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। और ये जैसे मैंने बताया भारत की माइनॉरिटीज के हकों के बारे में बात करता है, उनके हक नहीं मारे जाने चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो तीसरे सिख हैं इस अध्यक्ष, इस ओहदे पर। दूसरे अध्यक्ष हैं पंजाब से, मतलब कि हरजीत साहब दूसरे पंजाब से हैं और तीसरे सिख हैं इस ओहदे पर, और इन्होंने रिप्लेस किया है इकबाल सिंह लालपुरा को। तो काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो जाती है दोस्तों ऐसे कमीशन की। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के नए अध्यक्ष हरजीत ग्रेवाल। नेक्स्ट, ऐसी एक छोटी सी अपॉइंटमेंट और है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, जिसके हमारे मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो उस मंत्रालय के दोस्तों नए सेक्रेटरी मिल चुके हैं दोस्तों, जिनका नाम हो जाता है श्रीनिवास कुमार तुम्माला है डॉक्टर। तो चलिए, तो डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माला मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, हिंदी में बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सेक्रेटरी बन चुके हैं। नेक्स्ट, ये रोहित शर्मा है। तो रोहित शर्मा ने 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सचिन तेंदुलकर के। एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसी भी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा उम्र में शतक, यानी कि सबसे बुजुर्ग भारतीय द्वारा शतक, एक रिकॉर्ड वो तोड़ा है। और दूसरा रिकॉर्ड तोड़ा है किसी भी भारतीय द्वारा किसी बाहर के देश में जाकर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड। सॉरी, किसी भी भारतीय नहीं, किसी के भी द्वारा, किसी अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाकर शतक, सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड, तो ये तोड़े हैं 2 रोहित शर्मा ने। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके। तो रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में तीसरा, भारत के लिए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो कि मक्का कहा जाता है क्रिकेट का घर कहा जाता है इंग्लैंड में, पहली बार किसी इंडियन ने वहां शतक लगाया है। तो रोहित शर्मा लॉर्ड्स में भारत का पहले वनडे शतक बना चुके हैं। 39 साल 80 दिन की उम्र में उन्होंने दोस्तों शतक बनाया है। उसके लिए इन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन ने 38 साल और 327 दिन की उम्र में शतक बनाया था और रोहित ने 39 साल और 80 दिन की उम्र में शतक बनाया है। तो 2 रिकॉर्ड कौन से हो गए? पहला शतक लॉर्ड्स में, दूसरा क्या हो गया? ओल्डेस्ट शतक, ओल्डेस्ट 100, लॉर्ड्स का 100, ओल्डेस्ट 100। और तीसरा क्या हो गया? किसी भी खिलाड़ी द्वारा अपना देश छोड़ के किसी और बाहर के देश में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड। तो पहले देखिए, एबी डिविलियर है साउथ अफ्रीका के, उन्होंने इंडिया में 7 शतक मारे हुए हैं। सईद अनवर है पाकिस्तान के, उन्होंने यूएई में 7 शतक मारे हैं। सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने यूएई में 7 शतक मारे हैं। और अब रोहित शर्मा बन चुके हैं इंग्लैंड में 8 शतक मारने वाले। सोचिए, किसी भी खिलाड़ी ने किसी भी और देश में जाकर 8 से ऊपर शतक नहीं मारे, 7 से ऊपर। तो लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज होने के अलावा रोहित अब किसी एक देश के सबसे सफल मेहमान बल्लेबाज बन गए हैं। ये रिकॉर्ड पहले यूएई में 7 शतक के साथ सचिन के नाम था और अब दोस्तों रोहित के नाम हो चुका है। तो भैया रोहित शर्मा के नाम एक बार लाइक, अगला लाइक एक विराट कोहली के नाम भी कर दो, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत की पहली ऐसी जोड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने 400 मैच इकट्ठे खेल लिए हैं, 400 मैचेस। तो कोहली और रोहित लॉर्ड्स वनडे में जब लॉर्ड्स वाला मैच खेला, एक साथ 400 मैच खेलने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है। आज तक किसी भी भारतीय जोड़ी ने इतने मैच नहीं खेले हैं एक साथ। सौरव, सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़, 400 मैच। लेकिन कमाल की बात पता क्या, दुनिया में 7वें नंबर पर आते हैं। सबसे ज्यादा मैच श्रीलंका ने खेले, देखिए संगाकारा जयावर्धने 550, दिलशान जयावर्धने 426, संगाकारा दिलशान 418, जया सूर्या मुरलीधरन 408, कैलिस बाउचर 407 और कोहली 7वें नहीं, सॉरी 1 2 3 4 5, माफ कीजिएगा दोस्तों, 7वां पता नहीं क्यों बोला मैं। तो दोस्तों 5वें पर आ चुके हैं। तो ये है भैया बातचीत। नेक्स्ट चलते हैं, पीवी सिंधु भी रॉक कर गई दोस्तों। तो पीवी सिंधु जापान ओपन खेलने गई थी और पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीत लिया। किसी भी इंडियन द्वारा
पहली बार ये जापान ओपन जीता गया, लेकिन सिर्फ वही रिकॉर्ड नहीं है। तो भैया बैडमिंटन में ना टूर्नामेंट ना, जैसे टेनिस में होते हैं ग्रैंड स्लैम, इसमें ग्रैंड स्लैम नहीं होते, इसमें होते हैं सुपर 300, सुपर 500, सुपर 750, सुपर 1000। तो ये जो जापान ओपन था ये सुपर 750 टाइटल था, और आज तक किसी भी भारतीय ने कोई भी सुपर 750 टाइटल नहीं जीता। ये रिकॉर्ड बना दिया है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने रिकॉर्ड बनाया जब उसने जापान ओपन जीता। उसने दोस्तों जापान की ही अकाने यामागुची को फाइनल में 21-17, 21-17 से हराया। और ये आम इसलिए नहीं है, यह जीत कोई साधारण जीत नहीं थी, क्योंकि इसने सिंधु को BWF सुपर 750 खिताब जीतने वाली भारत की पहली जीत बना दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पीवी सिंधु तेलंगाना से हैं, इन्होंने जापान की यामागुची को हराकर जापान ओपन जीत लिया, जो कि एक सुपर 750 टूर्नामेंट है। और किसी भी भारतीय द्वारा सुपर 750 टूर्नामेंट जीतने वाली भी पहली भारतीय बनी है। कौन? पीवी सिंधु। आइए, फर्क क्या रहता है? बस फर्क वो लेवल का है। जो 300 है वो 500 बनना चाहते हैं, 500 वाले 750 बनना चाहते हैं, 750 वाले 1000 बनना चाहते हैं, वो अपग्रेड वाला हिसाब। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया भैया। नेक्स्ट आइए, लो भैया, जो आपके अगर घर के आसपास टोल बूथ है तो आपके लिए एक बहुत ही फायदा वाली चीज आने वाली है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल मंथली टोल पास निकाल दिया है। तो कई लोग हैं जो टोल के आसपास रहते हैं और उन्हें ऑब्वियसली कहा था ट्रेवल करने के लिए टोल कई बार क्रॉस करना पड़ता है। अब पहले होता था कि जान पहचान वाले लोग होते थे, लेकिन अब जान पहचान नहीं होती है ना, और बोल देते हैं कि आप एक एफिडेविट बनवा कर आ जाइए, वो दिखा दीजिए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो सरकार ने अब कहा नहीं, एक ऑनलाइन मंथली पास बन जाएगा, महीने महीने का पास बनेगा। प्राइस अभी बताया नहीं है इन्होंने। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप 20 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं टोल के उस तरफ या इस तरफ, तो एक पास बनवा लीजिए, और अनलिमिटेड जितनी बार आपको टोल प्लाजा क्रॉस किया करना है, आपको बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। तो दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर मुंडका बक्कर वाला टोल प्लाजा पर डिजिटल लोकल टोल पास की पहली सुविधा शुरू हुई, और आने वाले महीनों में इसे देश भर के अन्य टोल प्लाजा पर भी शुरू किया जाएगा। तो ये एक नई चीज शुरू की जा रही है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? कितने किलोमीटर का रेडियस है? सर 20 किलोमीटर का रेडियस हो जाता है। अब जैसे कि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फास्ट टैग का भी तो है कि या तो आप 3000 रुपए अपने टोल में खर्च लो, या फिर 200 राइड्स उसी तरह। नेक्स्ट, लो भैया, ये थी हमारी, ये तो ऑरा माइनस में चला गया है। ये थी हमारी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आपको क्लास बढ़िया लगी हो। कल क्लास शुरू करने के से पहले, मतलब सॉरी, शुरू करते हुए सबसे पहले हम दोस्तों एमसीक्यू पढ़ेंगे इसी क्लास में, जो करंट अफेयर्स हुए हैं उनके। फिर हम करेंगे दोस्तों कल के नए करंट अफेयर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पीडीएफ गगन सर रेलवे चैनल पर। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।